गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल तृप्ति ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, कल हम लोग देख रहे थे बेटा सक्षम पोषण योजना के बारे में, जिसके तहत कुछ स्लाइड्स हमारी रह गई थी जिनको अपन अभी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से अगर मैं क्लास मान लीजिए लेती तो वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसी वजह से आप लोग को चीज़ें समझ भी नहीं आती। तो मैंने बोला क्यों ना ऐसे ही वीडियो डाल दिया जाए। और बारिश हो रही है मतलब लाइट्स ऑफ होने की भी संभावना थी। खैर, ये सब अपना प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रीज़न था, है ना, जिसकी वजह से ऐसे वीडियो डाला जा रहा है। पर कोई नहीं, आप लोग को वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितने स्लाइड रखे गए वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चीज़ें क्या यहाँ तक हमारी क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, अपन यहाँ पर पहुंचे हुए थे कहाँ पर? ये ऊपर वाली जो स्लाइड है जिसमें अनुग्रह राशि के बारे में हमने चर्चा किया था। और अनुग्रह राशि के बारे में चर्चा करने के दौरान हमने पता किया कि आंगनबाड़ी जो कार्य करता है इनको 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, और जो सहायिका होता है उनको 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये अपने को क्लियर हो चुका था। अब हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितना होना चाहिए? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मतलब कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 44 वर्ष होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। चीज़ें क्या क्लियर हमारी? कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 44 वर्ष, ये आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है क्या? चलिए, अब यहाँ पर से एक और थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में, वो क्या है वो ध्यान दो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 44 वर्ष तथा कार्य करने के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित है। बात अपने को समझ में आया क्या? ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये आप समझ में आया आपको? ये बोलना ये चाह रहे हैं बेटा कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसकी अगर हम नियुक्ति की बात करें, एग्जाम देना पड़ेगा ना आपको, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की अगर बात करें तो 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक आपका 44 वर्ष रखा गया है। लेकिन अगर हम यहीं पर काम करने की बात करते हैं तो काम करने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 62 वर्ष है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 62 है या 65 है, तो आपने ध्यान रखना है 62 आपने अपने माइंड में सेट करके रखना है। चीजें क्या यहाँ तक हमारी क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में कि इनको पुरस्कार भी दिया जाता है। कैसे कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, तो ध्यान देंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर साल कितने? तो 34 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इनको 5,000 रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान किया जाता है, जिसके लिए राज्य से 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नामांकित किया जाता है। बात आया कि अपने को समझ में? नेशनल लेवल पर जो आप लोग को ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो राज्य से आपके 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नामांकित किया जाता है, और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में प्रत्येक कार्यकर्ता को 25,000 नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? तो 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितना दिया जाता है? तो 5,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक, ये तो एकदम 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब एक कॉमन सा बात हो गया। अब यहाँ से दूसरा जो अपना प्रश्न बन जाएगा वो ये है कि यह जो पुरस्कार है वो आपके राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदान किया जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर पुरस्कार देना है तो इसके लिए 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नामांकित किया जाता है। ठीक है, कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चे? 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। और पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है? तो 25,000 रुपए की राशि इनको नगद दी जाती है और साथ में इनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो साड़ी एवं बैज, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आई गया स्लाइड में तो इसको भी देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, साड़ी एवं बैज के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रति वर्ष 2 यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपए प्रति यूनिफॉर्म, मतलब 400 रुपए, एवं बैज के लिए 25 रुपए प्रदान किया जाएगा। ओवरऑल हमने कल देखा था ना कि 500 रुपए इनको दिया जाता है ऐसा करके। तो देखो 500 रुपए एक यूनिफॉर्म के लिए, मतलब 2 दिया जाता है, ऐसा करके हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, तो आपको यह माइंड में अपने सेट रखना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रत्येक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है और जो सहायिका है इनको प्रति वर्ष 2 यूनिफॉर्म दिया जाता है, और यूनिफॉर्म नहीं देते हैं, 2 यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपए प्रति यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म का 200 रुपए, मतलब टोटल 400 रुपए दिया जाता है। अब तो ये नहीं मिलता है ना, इसीलिए हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपए दिया जाता है और 2 यूनिफॉर्म के लिए आपका 1,000 रुपए दिया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना है। ठीक है क्या? चलिए, और बैच के लिए कितना दिया जाता है? तो 25 रुपए दिया जाता है। ठीक है यहाँ तक? यह सुविधा दिनांक 1/4/2009 से प्रभावशील था। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पत्र दिनांक 1/7/2019 के द्वारा
प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका प्रत्येक को 2 साड़ी के लिए, देखो यही चीज तो मैं आपको बता रही थी अभी, ये 2009 के अकॉर्डिंग था, जो 200 रुपए एक के लिए देते थे, क्योंकि उस टाइम पर महंगाई बढ़ी नहीं थी। अब तो महंगाई बढ़ गई है ना, तो अब एक के लिए आपको 500 रुपए दिया जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है क्या। तो ये हम कल की क्लास में ऑलरेडी देख रखे हैं, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की थोड़ा सा बीमा योजना के बारे में भी हम यहाँ से चर्चा करेंगे, ठीक है क्या। देखिए क्या बोला जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए यह बीमा योजना दिनांक 1/4/2004 से प्रारंभ किया गया। सबसे पहली बात एज की अगर हम बात कर लें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात हो रही है तो 18 से 60 वर्ष आयु के वर्ग की जो कार्यकर्ता हैं और जो सहायिका हैं, दोनों के लिए बीमा योजना कब से चालू किया गया, तो 2004 में ही चालू कर दिया गया था 1 अप्रैल को। इस योजना के अंतर्गत 280 रुपए वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होता है, जिसमें 100 रुपए भारत सरकार और 100 रुपए बीमा कंपनी तथा 80 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो कितना रुपए दिया जाता है बेटा, 280 रुपए। याद रहेगा कि आपने को 280 में से 100 रुपए किसका हो गया, तो 100 रुपए आपके भारत सरकार का हो गया, 100 रुपए बीमा कंपनी और जो 80 रुपए है 280 है ना टोटल, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2007-8 की अगर हम बात कर लें या 2008-9 की बात कर लें तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा किया जाने वाला वार्षिक प्रीमियम की जो राशि है वो 80 के भुगतान से छूट दी गई है, ठीक है। प्रीमियम की राशि जो 80 रुपए है यह क्या कर दिया गया है, भुगतान से छूट दी गई है। योजना क्रियान्वयन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि नोडल अधिकारी किसको बनाया गया है, तो आपको बताना है योजना के क्रियान्वयन के लिए बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं इनको ही क्या बनाया गया, नोडल अधिकारी बनाया गया। और योजना के अंतर्गत दावा भुगतान में निम्नानुसार राशि दिया जाएगा। अब यहां से आपको समझ आएगा कि कितना राशि दिया जाएगा। फिलहाल ये पॉइंट अपने को क्लियर हुआ, 2004 से चालू हुआ जहां पर 280 रुपए है ना वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होता था, साल में देना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भी 80 रुपए में छुटकारा मिल गया है आपको, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं, हितग्राहियों के चयन की हम बात करते हैं। हितग्राहियों के चयन में आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान देना है कि किसी ग्राम या मोहल्ला में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लेने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत परिवारों का सर्वेक्षण कर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत निवासरत गरीब कमजोर परिवार में निम्नलिखित सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही होते हैं। हितग्राही कौन कौन होंगे, अब इसको ध्यान से समझो, ये ऑलरेडी मैं बता रखी हूँ पर एक बार पढ़िए, है ना। 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, गर्भवती माता हो गई, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और किशोरी बालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हमने देखा 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम कुल जनसंख्या में हितग्राहियों का आदर्श अनुपात की बात करेंगे। आदर्श अनुपात में क्या ध्यान रखना है बच्चे, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का 14.3% है। किसकी बात हो रही है, तो जनगणना 2011 के अनुसार हो रही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, यह एकदम जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं इनकी संख्या कुल जनसंख्या का 14.3% है। तथा जो गर्भवती और शिशुवती माता की हम बात कर लें तो इनकी जो संख्या है, माताओं की जो संख्या है वो 4% है। अर्थात कुल हितग्राहियों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 18% हो गई, जो कि 2001 के जनगणना से 3% कम है। हम यहाँ पर 2011 की बात कर रहे हैं ना, 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा हमारे सामने आया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल हितग्राहियों का आदर्श अनुपात बताया गया है। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, कौन से बच्चे, 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं इनका कितना है, 14.3% है। और जो गर्भवती माता है, शिशुवती माता है, इनका 4% है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर 18% ऐसे ही हमारा हो जाता है। और जो 2001 के जनगणना के अनुसार कितना रहा, 3% कम रहा। तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए तो ये तो हमने देख लिया था, ये वाला स्लाइड रिपीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर से देखो एक टेबल दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं बोल रही हूँ चीज़ों को आप सुनिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको दिखना तो चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास एक बार और बाद में आप देख लीजिएगा ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको समझ आ सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बताया क्या जा रहा है आप लोग को और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में अपने सेट करके रखनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर बात क्या हो रही है, तो कितना कितना रुपए दिया जाता है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। किस में, तो आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि
ECC दिवस की, तो आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र दोनों की बात करते हैं। पुराना प्रावधान छोड़ देते हैं, हम सीधे नए प्रावधान की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्र और जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ 1000 रुपये प्रति वर्ष, याद रहेगा कि आपने को 1000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी और प्रति वर्ष, यह याद रखना है। अब विशेष में क्या ध्यान रखेंगे, माता पिता के साथ भेंट, स्थानीय कारीगर, शिल्पकार, कलाकारों की सहभागिता एवं समुदाय के अन्य लोगों की इसमें सहभागिता होती है। ठीक है, क्योंकि इसी का नाम भी दिया गया है इसको ECC दिवस। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करें आंगनबाड़ी भवन का रख रखाव, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, आंगनबाड़ी भवन का रख रखाव प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ष के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी दोनों की अगर हम बात करें तो 2000 रुपये की राशि दी जाती है। किस लिए, आंगनबाड़ी भवन के रख रखाव के लिए दिया जाता है। अब देखो, सरकारी स्वामित्व वाले तथा बिना किराए के ICDS भवनों के लिए, चीजें यहाँ तक क्लियर। तीसरा है स्नेह शिविर की अगर हम बात करें तो ये प्रति 3 वर्ष में शिविर लगती है, तो इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर 4 आंगनबाड़ी समूह के लिए 5950 रुपये प्रति शिविर, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई, देखभाल, स्तनपान आदि विषयों पर यहाँ पर परिचर्चा होती है। नेक्स्ट है आपका पूरक पोषण आहार प्रतिदिन प्रति हितग्राही की अगर हम बात करें तो याद रखना है आपको कि 6 से 72 माह के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, 6 से कितने माह के, 6 से 72 माह के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, इनको अब 9 रुपये मिलता है। कितना मिलता है बेटा, 9 रुपये मिलता है। और उसके बाद 6 से 72 माह के जो सामान्य बच्चा है या फिर गर्भवती और शिशुवती माता है, इनको 7 रुपये मिलता है। याद रहेगा कि आपने को, तो जो सामान्य बच्चा है उसको 6 रुपये मिलेगा और जो गर्भवती माता है उसको 7 रुपये मिलेगा। ठीक है क्या, और जो गंभीर कुपोषित है उनको 9 रुपये मिलता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और किसके लिए है, तो ये 6 से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंगनबाड़ी भवन का रख रखाव के लिए 2000 रुपये आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है ये पूरक पोषण वाला, तो 6 से 72 माह के जो बच्चे हैं उनको 9 रुपये मिलता है गंभीर कुपोषित बच्चे को, और 6 से 72 माह के जो सामान्य बच्चे हैं उनको कितना मिलता है, तो उनको 6 रुपये मिलता है। वहीं अगर मैं गर्भवती और शिशुवती माता की बात कर लूँ तो 7 रुपये मिलता है। ठीक है, औषधि किट की अगर हम बात करें तो इसके लिए 1000 रुपये दी जाती है ना। तो संशोधित अनुमोदित किट के अनुसार कितना दिया जाता है, तो औषधि किट के लिए 1000 रुपये दिया जाता है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट, तो इसके लिए कितना दिया जाता है, तो इसके लिए अब जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको 3000 रुपये मिलता है। किस लिए, तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के लिए। और वहीं मिनी आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसको 1500 रुपये मिलता है। तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ जाता है, अच्छा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट की बात हो रही ना, तो इस किट में क्या क्या होता है, तो इस किट में देखो कठपुतली नाटक होता है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, तो शॉर्टियज होता है, शीशा होता है, लकड़ी का साज सज्जा का सामान होता है, कार्ड होता है, ब्लॉक कलर, पेंट, ब्रश, क्ले, मिट्टी, लेस बोर्ड, ये सारे सामान लाए जाते हैं जिसमें बच्चों को क्या किया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको 3000 रुपये मिलता है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को 1500 रुपये की राशि मिलती है। आकस्मिक व्यय की अगर हम बात कर लें तो इसके लिए 1000 रुपये रखा गया है आंगनबाड़ी केंद्र में, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में आकस्मिक व्यय के लिए 5 रुपये मिलता है। ठीक, अब आकस्मिक व्यय में क्या होगा, तो आकस्मिक व्यय में मतलब जैसे कि झाड़ू लाना है, बाल्टी लाना है, कंघी लाना है, फिनाइल लाना है, साबुन लाना है, नेमकिन हो गया, नेल हो गया, और तेल हो गया, बोरोप्लस, डिटॉल, ये जो जरूरत की चीजें छोटी मोटी है ना, जिसको आकस्मिक व्यय कहा जाता है। तो इसके लिए कितना मिलता है, तो इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र को 1000 रुपये मिलता है और वहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को 500 रुपये मिलता है। किराया प्रति माह की अगर हम बात कर लें तो ध्यान देना, ग्रामीण जो जनजाति आंगनबाड़ी केंद्र है, ग्रामीण बोल दो या फिर जनजाति साइड का बोल दो, तो इसको 750 रुपये किराया लगता है। यहाँ से देखो प्रश्न बन जाएगा आपका, कितना लगता है, 750 रुपये। वहीं अगर मैं शहरी आंगनबाड़ी की, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में कितना लगता है, 750 रुपये लगता है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में कितना किराया लगता है, तो 750 रुपये किराया लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। वहीं शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्र में 3000 रुपये लगता है और महानगर में कितना लगता है बेटा, तो 5000 रुपये लगता है। याद रहेगा क्या, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किराया की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में 750 रुपये आपको देना है, शहरी क्षेत्र में आपको कितना देना पड़ता है, 3000 रुपये देना पड़ता है, और जो महानगर वाला क्षेत्र है वहाँ पर 5000 रुपये की राशि
देनी पड़ती है। चीजें क्या यहाँ तक हमारी क्लियर? चलिए अगला स्लाइड में हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर पुनर्गठित आंगनबाड़ी कार्यक्रम की थोड़ी सी मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। क्या है? तो हमने ऊपर में पढ़ा था आंगनबाड़ी सह क्रैच के बारे में। तो आखिर ये सह क्रैच है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, काम पर जाने वाली माताओं के बच्चों की देखभाल और विकास के लिए 2 डे केयर कैच की जरूरत पड़ती है। अब जो काम पर जाते हैं माताएं, उनकी बात हो रही है, तो बच्चे की देखभाल के लिए किसकी जरूरत होती है? 2 डे केयर कैच की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए चुनिंदा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है ना, 5% आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैच की व्यवस्था की गई। सीधा सीधा भाषा में समझाऊं क्या? काम पर जाने वाली जो माता हैं वो अपने बच्चों के देखभाल के लिए कोई ना कोई मेड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनको पैसा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लेकिन कुछ जगहों पर क्या किया गया है, ये जो आंगनबाड़ी, यहाँ बच्चों को ही रखने का तो काम करते हैं ये लोग। तो आंगनबाड़ी केंद्र में 5%, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है ना, कार्यरत 5% जो आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैच की व्यवस्था की गई है। मतलब वो आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाएगा और साथ में सह क्रैच की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। तो आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैच में एक अतिरिक्त क्रैच कर्मी सह काउंसलर नियुक्त है। समझ आया कि आपने को? यहाँ पर क्या होता है? एक अतिरिक्त क्रैच कर्मी सह काउंसलर होता है जो 3 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल करता है तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के घर जाकर बातचीत करती है। ये क्या काम करती है, समझ आया आपको? हमने नॉर्मली पढ़ा था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी भेजा जाता है, लेकिन क्रैच की व्यवस्था जो हो रही है वो 3 साल से छोटे बच्चों की देखरेख के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र सह क्रैच प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। क्रैच के औसतन 15 बच्चों के पूरक पोषण आहार हेतु 6 रुपए बच्चा रखा गया। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्रैच के औसतन 15 बच्चों के पूरक पोषण हेतु, 15 बच्चे, एक क्रैच में आपके 15 बच्चे होंगे, तो क्रैच के औसतन 15 बच्चों के पूरक पोषण के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। कितना लगेगा? तो एक बच्चे के लिए आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यह पॉइंट क्या हमारी क्लियर है? तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे जो आपको माइंड में रखना है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, स्लाइड में है तो एक बार देख लेते हैं, है ना। अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के अंतर्गत आपको देखना क्या है, तो ध्यान देंगे, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे किया जाना आवश्यक है। आया क्या समझ में? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो प्रतिदिन कितने घंटे चलना चाहिए? तो ये कम से कम 6 घंटे चलना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्र को माह में कम से कम 25 दिन एवं 300 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण करना आवश्यक है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा आपका। एक आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसका संचालन प्रतिदिन कम से कम कितने घंटा होना चाहिए बोल रहा है? तो एक दिन में कम से कम 6 घंटा इसका संचालन होना चाहिए बोला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र को माह में कम से कम 25 दिन, एक महीने में कम से कम 25 दिन और वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण करना आवश्यक है। याद हो गया कि आपने को माह में कितने दिन? 25 दिन आपको पूरक पोषण आहार देना पड़ेगा। और वर्ष की अगर हम बात करें 365 दिन होता है ना, उसमें से जो 300 दिन है वो आपको पूरक पोषण देना पड़ेगा। यही रट लो इस डाटा को, 25 दिन देना पड़ेगा और 300 दिन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, परियोजना अधिकारी स्थानीय रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र हेतु वर्ष में 7 दिन का अवकाश घोषित नहीं किया जाता है, तो यह अन्य दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। तो यह पॉइंट भी अपने को याद रखना है, यह कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट, क्या बोला जा रहा है? देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहार जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना, आदि की भी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजन कर पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाना है। इन दिनों 1 घंटे तक आंगनबाड़ी केंद्र लगाया जाएगा। प्रश्न में आ जाएगा कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं या छुट्टी है जिस दिन भी, उस दिन भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चाहिए और कम से कम 1 घंटा के लिए खुलना चाहिए, पूरक पोषण आहार देने के लिए खुलना चाहिए, लेकिन खुलना जरूरी है। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रसूति अवकाश पर है, मान लो जो कार्यकर्ता है वो खुद प्रसूति अवकाश पर है, तो ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र के सुचारू संचालन के लिए पास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। यह जो लाइन है ना बेटा, ये आपके कूट में पूछ दिया जाएगा कि तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे टिक करके आएंगे, आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी, ये आप लोग टिक करके आओगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि मान लो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रसूति अवकाश पर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आंगनबाड़ी के उसके बगल में ही, ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र के सुचारू संचालन के लिए क्या करना पड़ेगा, पास में जो दूसरी आंगनबाड़ी है वहां की जो कार्यकर्ता होगी उसको केंद्र संचालन की जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है। बात आ गया क्या आपने को समझ में? तो यह लाइन भी हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं देखिए,
एक आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए ये थोड़ा सा देखो। तो देखो, एक भवन होना चाहिए सबसे पहली बात तो, जो कि कितना वर्ग किलोमीटर, तो 63 वर्ग किलोमीटर और 650 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। याद रहेगा कि आपने को आंगनबाड़ी केंद्र जो आप ले रहे हैं वो कम से कम 63 स्क्वायर फीट होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, एक भवन है जो 63 वर्ग मीटर होना चाहिए, 63 वर्ग मीटर होना चाहिए और 650 वर्ग फुट से, अगर फुट में पूछे तो ध्यान रखना 650 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे ऐसे पूछे मीटर में तो आप बताएंगे 63 वर्ग मीटर से। पहला ही लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक भवन जो 63 वर्ग मीटर और 650 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। बरामदा की अगर हम बात करें तो ये जो बरामदा ये 6 गुणित 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए और वह बाधा मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 6 गुणित 1.5 वर्ग मीटर का आपका हॉल होना चाहिए बरामदा। खेल का मैदान, खेल सामग्री, हितैषी खिलौने, साफ सफाई, जल स्वच्छता सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पर हितैषी शौचालय की बात करें तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, वो भी कितना, तो 2 गुणित 3 वर्ग मीटर का होना चाहिए। पहुंच के लिए ढलावदार सुविधा होनी चाहिए, मजबूत रिसाव मुक्त छत होना चाहिए, मजबूत खिड़की दरवाजे, विद्युत कनेक्शन आदि। यहाँ पर देखो याद रखने वाली चीज़ है ये दोनों है ना, मैंने जो बताया कि एक भवन है वो कितना होना चाहिए, तो 63 वर्ग मीटर, फुट में पूछ दिया तो 650 वर्ग फुट से कम ना हो, ये याद रखेंगे। बरामदा का पूछ देगा तो 6 गुणित 1.5 वर्ग मीटर का क्या होना चाहिए, आपका बरामदा होना चाहिए। बाकी तो सेम है जैसा होता है, फर्नीचर, पंखे, बिस्तर, जल बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन आदि ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो कल का क्वेश्चन रह गया था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और सक्षम पोषण के अंतर्गत ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप इसका पहला वाला वीडियो भी जा करके देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है और समझ आया है तो यहाँ स्किप करने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस करेंगे बेटा, और कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।